डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम FY BA के प्रश्न पत्र 2 के खंड 2 की इकाई 5 हिंदी के आधुनिक युग का प्रारंभ, भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग में आज हम द्विवेदी युग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विवेदी युग का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1900 से 1918 ईस्वी तक का कालखंड द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामय व्यक्तित्व तथा साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इस काल को द्विवेदी युग कहा गया है। इसे ही जागरण काल या सुधार काल भी कहते हैं। तत्कालीन समय की हिंदी की चर्चित व श्रेष्ठ पत्रिका सरस्वती के प्रकाशन को आधार मानकर इस कालखंड की शुरुआत मानी जाती है। वहीं छायावाद की प्रथम प्रकाशित कृति जयशंकर प्रसाद कृत झरना, जो वर्ष 1918 ईस्वी को इस कालखंड की अंतिम सीमा मानी जाती है। इस युग का नामकरण सरस्वती पत्रिका के ख्यातनाम संपादक, कवि, लेखक व समालोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इस कालखंड के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में द्वितीय सोपान शब्द का प्रयोग किया। वहीं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में इसे जागरण सुधार काल कहा गया। अब हम इस द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले आएंगे नथुराम शर्मा शंकर। हिंदी, संस्कृत, उर्दू व फारसी के ज्ञाता नथुराम शर्मा शंकर का जन्म अलीगढ़ के हरदुआगंज में हुआ। इन्होंने ब्रज भाषा में खड़ी बोली हिंदी दोनों में काव्य रचना की। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। देश प्रेम, समाज सुधार, स्वदेशी अनुराग, विधवाओं की पीड़ा आदि विषय आपकी कविताओं में प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं। दूसरे हैं श्रीधर पाठक। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखने वाले श्रीधर पाठक का जन्म आगरा जिले के चौधारी गांव में हुआ। इन्होंने ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों में ही काव्य रचना की। खड़ी बोली के पहले सशक्त कवि के रूप में ख्यात नाम श्रीधर पाठक की कविताओं में राष्ट्र प्रेम और सुधारावाद के साथ साथ प्रकृति के सुंदर चित्रण मिलते हैं। प्रकृति वर्णन करने वाले वो स्वच्छंदवादी कवि हैं। वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत और भारतोत्थान इनकी प्रसिद्ध मौलिक रचनाएं हैं, जिसमें काश्मीर सुषमा जो 1904 में आती है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, तो देहरादून जो 1915 में आई खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। वहीं इन्होंने अनुवाद भी किए। सबसे पहले इन्होंने कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद संस्कृत में से हिंदी में किया। फिर गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद इंग्लिश से हिंदी में किया, जैसे डेजर्टेड विलेज, द टेलर और हर्मिट का इन्होंने क्रमशः उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और एकांतवासी योगी शीर्षक से अनुवाद किया। उसके बाद आते हैं तीसरे कवि के रूप में, जो है जिसके नाम पर इस युग का नाम पड़ा, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी कविता को नई दिशा देने वाले और काव्य भाषा के रूप में बोली को स्थापित करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1964 में रायबरेली, उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव में हुआ। वे सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इन्होंने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत रूप देकर स्थिर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने लगभग 80 ग्रंथों की रचना की, जिनमें काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला विलाप आपकी मौलिक एवं गंगा लहरी, कुमार, संभवसार आपकी अनुदित रचनाएं हैं।
सरल, सहज व उपदेश शैली को कविता में प्रमुखता देने वाले द्विवेदी जी ने सौंदर्य के स्थान पर नैतिकता और रोमांस की अपेक्षा आदर्शवाद को प्रमुखता दी। तत्कालीन कवियों का मार्गदर्शन करते हुए इन्होंने विषय वैविध्य को कविताओं के लिए अपनाने का संदेश दिया। उनके काव्य संग्रहों को देखें तो पहला काव्य मंजूषा, दूसरा कान्यकुब्ज, अबला विलाप, द्विवेदी कविता माला, द्विवेदी रचनावली आदि को हम देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इसका जन्म 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। हरिओंद यानी कि ईश्वर की ओर उन्मुख, ये उनके उपनाम का अर्थ है। इन्होंने खड़ी बोली को सहज सरल बनाया तथा आम पाठक यानी कि आम लोगों तक पहुंचाया। प्रिय प्रवास 1914 के रूप में हिंदी जगत को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भेंट करने वाले हरिओंद ने सीता वनवास की घटना पर वैदेही वनवास 1940 की रचना की, जो राम कथा पर आधारित खंड काव्य है। इनके अतिरिक्त हरिओंद ने पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल व रस कलश नामक काव्य ग्रंथों की भी रचना की। रस कलश ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। हरिओंद के बाद आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। उन्नाव जिले के हडहा गांव में 1883 में जन्म लेने वाले गया प्रसाद शुक्ल ने श्रृंगार जैसे विषयों पर स्नेही उपनाम तथा वीरता व ओज भावों को अभिव्यक्ति देने वाले काव्य को त्रिशूल उपनाम से लिखा। आपने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया। आपकी रचनाओं में देखें तो राष्ट्रवीणा, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि आपकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है। स्नेही के बाद आते हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी जगत में प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में ख्यात नाम मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चीरगांव झांसी में हुआ। इन्हें द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इन्हें नैतिकतावादी कवि भी कहा जाता है। इन्हें गांधीवादी कवि भी कहा जाता है। गुप्त जी की प्राथमिक कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। बाद में इनकी कविताएं सरस्वती में छपी और सरस्वती पत्रिका के नियमित लेखक बने। आपकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है। हिंदी जगत को आपने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य भेंट किए। आपकी प्रसिद्धि का आधार भारत भारती 1912 नामक रचना रही है। इस रचना के माध्यम से गुप्त जी ने राष्ट्र प्रेम व गौरव के भावों को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। रंग में भंग, जयदत्त वध, भारत भारती, पंचवंटी, झंकार, साकेत और नहुस आपकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। साकेत महाकाव्य में राम कथा है, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वीर वर्णन, उनका जीवन वर्णित किया है। वहीं यशोधरा खंड काव्य में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और विष्णुप्रिया खंड काव्य में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के अवदान को रेखांकित किया है। जय भारत महाकाव्य महाभारत की कथा पर आधारित है। गुप्त जी के बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में कोयरीपुर ग्राम, जिला जौनपुर में हुआ। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मानसी इनके फुटकर पदों का संकलन है। प्रेम, देशभक्ति, नीति एवं प्रकृति वर्णन आपकी रचनाओं में प्रमुखता से द्रष्टव्य होता है। त्रिपाठी जी के बाद आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग में काव्य भाषा खड़ी बोली हो चुकी थी, फिर भी कुछ ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा में रचना कर यश प्राप्त कर रहे थे। बनारस निवासी रत्नाकर जी आधुनिक काल के ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने जकी उपनाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी है। रसा उनकी उर्दू रचना है। खड़ी बोली के कवियों को इन्होंने हठी, जिद्दी और मूर्ख कहा है। बिहारी को अपना प्रिय कवि मानने वाले रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सत्से की टीका रची। उद्धव शतक, गंगा उतरण, श्रृंगार लहरी और हिंडोला आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
उद्धव शतक में भ्रमर गीत वर्णन है। उनके महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर, हम्मीरहट। रत्नाकर के बाद आते हैं सत्यनारायण कवि रत्न। आधुनिक काल में ब्रजभाषा कवि के रूप में प्रसिद्ध कवि रत्न का जन्म अलीगढ़ के सराय नाम स्थान पर हुआ। आपकी कविताएं हृदय तरंग नामक ग्रंथ में संग्रहित है। भ्रमर गीत परंपरा में आपने भ्रमरदूत नामक काव्य की रचना की। आपकी काव्य भाषा सरल व सहज है। विनय व देश प्रेम के भाव आपकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। तो यहाँ हमने द्विवेदी युग के कवि और उनके काव्य की बात की। अब हम द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। पहली, काव्य भाषा खड़ी बोली। भारतेंदु युगीन साहित्य में गद्य व पद्य की भाषा अलग अलग थी। वहाँ कविता की रचना ब्रजभाषा में हो रही थी तो गद्य खड़ी बोली में रचा जा रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान से काव्य व गद्य दोनों की भाषा एक ही यानी कि खड़ी बोली हो गई। काव्य भाषा का परिवर्तन इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। जयदत्त व्रत, भारत भारती, प्रिय प्रवास आदि की रचना व प्रसिद्धि ने सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली काव्य रचना के लिए किसी भी तरह से ब्रज भाषा के कमतर नहीं है। दूसरी प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग के कवियों ने राष्ट्रीय चेतना के भावों को जो अभिव्यक्ति प्रदान की, उसका स्वर इस युग की कविता में और अधिक प्रखर व मुखर हुआ। यहाँ की कविता राजभक्ति से पूरी तरह पृथक हो गई। कवियों ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कर हमारे देश के महापुरुषों व महानायकों के त्याग, बलिदान, वीरता और राष्ट्र प्रेम के भावों के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीयता के भावों के संचरण का प्रयास किया। तीसरी प्रवृत्ति है नैतिकता व आदर्शों पर बल। इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक व काल्पनिक पात्रों के आधार पर ऐसे कई प्रबंध काव्य रचे गए जो तत्कालीन समाज में नैतिकता व आदर्शों का संचार करने में सफल हुए। प्रेम वर्णन में भी इन कवियों ने आदर्श व उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा। ये रीतिकालीन परिपाटी में नहीं बहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने इस बात का उद्घोष किया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। चौथी प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युगीन कवियों ने ऐसी किसी ऐतिहासिक पौराणिक कथा को केंद्र मानकर काव्य रचना की। इतिवृत्त से अभिप्राय कथा से है। हरिओंद, गुप्त आदि सभी कवियों ने इस प्रकार की रचनाएं की है। यहाँ तक आते आते कविता अधिक समृद्ध हो गई। अब उसमें छंद, भाव और भाषा के रूपों में बदलाव आया। उसकी पांचवी प्रवृत्ति है मानवतावादी दृष्टिकोण। आधुनिक काल के आगमन ने समाज तथा रचनाकारों के दृष्टिकोण में बदलाव किया। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बंधन ढीले पड़ने लगे तथा आम मानव की पीड़ा, वेदना, कष्ट कवि की कविता में अभिव्यक्ति पाने लगे। कवियों ने किसान, नारी व अन्य उपेक्षित पीड़ित पात्रों को आधार बनाकर काव्य रचना कर उसके प्रति संवेदना के भाव जगाए। छठी प्रवृत्ति है प्रकृति वर्णन। द्विवेदी युगीन कवियों में प्रकृति के सुंदर वर्णन किए। उन्होंने प्रकृति को आलंबन रूप में देखा। हरिओंद कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त कृत पुष्पांजलि, राम नरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, स्वप्न आदि रचनाओं में प्रकृति के सुंदर वर्णन देखने को मिलते हैं। सातवीं प्रवृत्ति है विषय वस्तु का विस्तार। इस युग की कविता परंपरागत प्रेम, श्रृंगार व प्रकृति वर्णन के सीमित विषयों में से आगे बढ़ी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। कवि कर्तव्य नामक अपने निबंध में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी सभी पर कविता हो सकती है। इस प्रकार इस काल की कविता में हमें वर्ण्य विषय विस्तार दिखाई पड़ता है। आठवीं प्रवृत्ति है कला वैशिष्ट्य।
काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का स्वीकृत होना इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस काल में कवियों ने लगभग सभी काव्य रूपों में रचना की। प्रबंध काव्य की दृष्टि से तो यह युग प्रधान रहा ही। रंग में भंग, जयदत्त व्रत, किसान, मौर्य विजय, मिलन जैसे खंड काव्य के साथ साथ प्रिय प्रवास व साकेत जैसे महाकाव्यों की भी रचना इसी युग में हुई। प्रगीत एवं मुक्त काव्य भी यहाँ रचा गया। इस काल के कवियों ने छंद वैविध्य को भी स्वीकारा। परंपरागत रूप से प्रचलित दोहा, कवित, सवैया के अतिरिक्त गीतिका, हर गीतिका, कुंडलिया, रोला, छप्पई के साथ साथ संस्कृत के वर्णिक छंदों व उर्दू के छंदों को भी रचना में अपनाया गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हिंदी कविता के लिए महत्वपूर्ण रहा। यहाँ आकर कविता केवल मनोरंजन का माध्यम न रही, बल्कि वह समाज के दिशाबोध के दायित्व का भी निर्वहन करने लगी। सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 1900 से 1918 ईस्वी तक का कालखंड द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग का नामकरण सरस्वती पत्रिका के ख्यातनाम संपादक, कवि, लेखक व समालोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। द्विवेदी युग की कविता नीति व आदर्शों की स्थापना पर बल देती है। इतिवृत्तात्मकता इस युग की कविता की प्रधान विशेषताओं में से एक है। द्विवेदी युग की कविता अब परंपरागत प्रेम, श्रृंगार व प्रकृति वर्णन के सीमित विषयों से आगे बढ़ी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का स्वीकृत होना इस काल की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो आज हम प्रश्न पत्र 2 की इकाई 5 भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग, युग परिचय एवं प्रवृत्तियां पूर्ण करते हैं। पहले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के बारे में बात की थी। आज हमने द्विवेदी युग के बारे में चर्चा की। तो आज यहाँ ये इकाई पूर्ण होती है। तो फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।